नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ईएमआरएस अकाउंटेंट की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और उस सीरीज़ में हम सबसे पहले ऑडिटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में दोस्तों हमने ऑडिटिंग का ये पहला चैप्टर कंप्लीट किया था और हमने इसके कुछ एमसीक्यू भी सोल्व किए थे। एमसीक्यू सोल्व जब हम कर रहे थे तो उसमें एक दो क्वेश्चन दोस्तों मिस्टेक था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ बनाने में थोड़ी बहुत मिस्टेक होना स्वाभाविक है। और क्योंकि पीडीएफ भी मुझे बनानी पड़ती है तो दोस्तों थोड़ा आप समझ सकते हैं, मैनेज करना भी स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल काम हो रहा है। मैं धीरे धीरे इन समस्याओं को दोस्तों सोल्व कर लूँगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है अंकेक्षण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। तो हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इस चैप्टर के एमसीक्यू को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि एमसीक्यू इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो सेकंड चैप्टर है उसकी जो विषय वस्तु है वो मैं यहाँ पे लिख दी है इस बार, कि हम सेकंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो अंकेक्षण का वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले होता है चालू या कंटिन्यूस ऑडिट। तो इसको हम इसमें देखेंगे। फिर चालू अंकेक्षण की आवश्यकता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें अंकेक्षण है वाला चालू या सतत, इसको लगातार, इसके 3-4 ये नाम है दोस्तों, ये आपको याद होने चाहिए कि चालू अंकेक्षण क्या होता है, सतत अंकेक्षण भी पूछ सकता है नाम बदल के, वो लगातार या निरंतर अंकेक्षण भी इसको बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट अंकेक्षण की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद इसके लाभ देखेंगे चालू अंकेक्षण के, फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कंटिन्यूस ऑडिट के, और फिर इन हानियों से कैसे बचा जा सकता है, इन बचने के उपाय क्या हैं। और फिर इसके बाद हम ये वाला अंकेक्षण देखेंगे, सामयिक, वार्षिक, चिट्ठा, अंतिम अंकेक्षण। उसके बाद दोस्तों इसकी उपयोगिता का क्षेत्र को हम पढ़ेंगे, और धीरे धीरे इसमें 17 सब पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगे तो दोस्तों डिसलाइक करें, कमेंट करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में, हम ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ऑडिटिंग का अर्थ बताना, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, बता देता हूँ यहाँ पर भी। तो ऑडिटिंग का मतलब दोस्तों होता है कि लेखा पुस्तकों की जांच जब हम करते हैं तो उसको ऑडिट बोलते हैं। अगर हम सीधी साधारण शब्दों में बात करें, अगर कोई भी हमसे पूछे कि ऑडिटिंग क्या है या ऑडिट क्या होता है, तो ऑडिट दोस्तों किसी भी लेखा पुस्तकों की जांच करना होता है। हम जांच इसलिए करते हैं ताकि किसी भी संस्था की हम वास्तविक स्थिति का पता लगा सकें कि उसकी वास्तविक स्थिति कैसी है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखिए, जितने भी हमारे जिससे हम लोन लेते हैं तो हमारी वे बैलेंस शीट देकर ही हमें लोन देते हैं। अगर हमारी व्यापार की आर्थिक स्थिति ठीक है तो तभी हमें लोन मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअली व्यक्ति की भी बात करें तो हमें भी एक व्यक्ति को लोन वही तो व्यक्ति देंगे ना, कि अगर हमारी देने की कैपेबिलिटी है तभी हमें बाहर वाला लोन देगा। अगर हम किसी व्यक्ति से लोन लेना चाह रहे हैं या पैसे लेना चाह रहे हैं घर में, बाहर या पड़ोस, रिश्तेदार, कहीं भी, तो आप देखोगे दोस्तों उसी व्यक्ति को पैसे या कर्जा मिलता है या लोन मिलता है जिसकी देने की कैपेबिलिटी होती है। तो दोस्तों बैलेंस शीट का ऑडिट कराना या व्यापार का ऑडिट कराना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारी साख तो मेंटेन होती ही है, और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो चलिए, कि ऑडिट के बहुत सारे प्रकार हैं, कि ऑडिट कितने प्रकार का हो सकता है। आपने वो तो समझ लिया कि ऑडिटिंग का मतलब होता है लेखा पुस्तकों की जाँच करना। तो अब ये जो ऑडिटिंग है, ऑडिट है, जो ऑडिट अंकेक्षण, तो ऑडिट कितने प्रकार का होता है, कि बहुत सारे ऑडिट होते हैं। कि एक तो होता है कि आपके पूरे साल भर चल रहा है ऑडिट, ठीक है। तो हम अभी डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला वाला है, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कुछ चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपके कमेंट का जवाब दूंगा, आंसर करूंगा उनको। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो ऑडिट का प्रकार है वो तो उसको बोलते हैं चालू अंकेक्षण, कंटिन्यूस ऑडिट। इसका जो ये दूसरा नाम दोस्तों सतत, लगातार या निरंतर अंकेक्षण भी इसको बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसको विस्तृत अंकेक्षण भी कहते हैं। यह अंकेक्षण संस्था का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के साथ शुरू हो जाता है। तो वित्तीय वर्ष हमारा कौन सा होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा वित्तीय वर्ष होता है।
तो आपको ये डेट तो आपको याद ही है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च हम फिनेंशियल अकाउंट मेंटेन करते थे, तो लिखते थे 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के साथ ही शुरू हो जाता है और वर्ष पर्यंत चलता रहता है। इस प्रकार के अंकेक्षण में लेखांकन एवं अंकेक्षण पूरे वर्ष साथ साथ होता रहता है। तो दोस्तों जो चालू, आपको पता ही लग रहा है, ये लाइन आपको पढ़ी है आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपने देखो नाम चालू लिखा है, सतत लिख रहा है, लगातार लिख रहा है, निरंतर लिख रहा है। तो इन चारों वर्ड का मतलब क्या है कि ये पूरे वर्ष चलेगा अंकेक्षण, ऐसा नहीं है कि वर्ष के किसी खास महीने में चलेगा। तो इसमें क्या होगा कि अकाउंट्स भी मेंटेन साथ के साथ होते रहेंगे और अंकेक्षण भी आपका साथ के साथ चलता रहेगा। इसका बहुत बेनिफिट है दोस्तों कि अंकेक्षण भी साथ के साथ हो रहा है, आपकी बुक कीपिंग अकाउंटेंसी भी साथ के साथ हो रहे हैं, तो आपके जो भी शुद्ध है उनको साथ के साथ ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका बेनिफिट तो दोस्तों अब आगे देख ही लेंगे, तो आप समझ ही गए चालू अंकेक्षण क्या होता है कि चालू अंकेक्षण वह होता है जो वर्ष, पूरे वर्ष चलता रहता है, पूरे वर्ष चलेगा दोस्तों ये। तो ध्यान रखना है कि जो अंकेक्षण वर्ष भर चलता है, पूरे वर्ष चलेगा, वर्ष पर्यंत चलेगा, आपको ध्यान रखना है, उसको दोस्तों चालू अंकेक्षण या लगातार अंकेक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे भी लाइन। चालू अंकेक्षण से हमारा अभिप्राय ऐसे अंकेक्षण से है जिसके अंतर्गत अंकेक्षक तथा उसके कर्मचारी वर्ष पर्यंत निश्चित अथवा अनिश्चित समय पर आकर तब तक हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच करते हैं जब तक कि चालू वर्ष के अंतिम खाते को अंकेक्षण नहीं कर लिया जाता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देनी होगी कि अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट वर्ष के अंत में संपूर्ण हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच के बाद ही देता है। तो दोस्तों आपने पढ़ ही लिया है, पहली लाइन में हमने बता ही दिया है कि अंकेक्षण पूरे वर्ष चलेगा, लेकिन जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट वर्ष के अंत में देगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये आपने परिभाषा लिखी हुई है, यहाँ पे पढ़ लेना, मैंने डाल रखी है परिभाषा भी, इसकी डेफिनेशन। तो चालू अंकेक्षण की क्या आवश्यकता है दोस्तों, चालू अंकेक्षण की आवश्यकता को हम यहाँ पे देखते हैं। जिन व्यवसाय में वित्तीय वर्ष के समाप्त होते ही तुरंत अंकेक्षित अंतिम खाते प्रकाशित करना होता है, जैसे बैंक, बीमा कंपनी, बिजली कंपनी आदि में अंकेक्षित अंतिम खातों को प्रकाशित करना पड़ता है। तो दोस्तों इनकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है कि उन व्यवसाय में पड़ती है जहाँ पर वित्तीय वर्ष के समाप्त होते ही तुरंत फाइनल अकाउंट हमें क्या करने पड़ते हैं, डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, प्रकाशित करने पड़ते हैं। तो प्रकाशित करने का उद्देश्य क्या है, वो मतलब गवर्नमेंट या समाज या पब्लिक प्लेस में लाने पड़ते हैं। तो उनके लिए दोस्तों चालू अंकेक्षण बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें एकदम फाइनल अकाउंट बनाए और तुरंत यानी उनको क्या करना पड़ा, प्रकाशित करना पड़ रहा है, डिस्क्लोज करना पड़ रहा है पब्लिक के सामने। तो वहाँ पर चालू अंकेक्षण की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला आपने देख लिया, सेकंड पढ़ते हैं। उन व्यवसायों में जहाँ व्यापारिक लेन देनों की संख्या अधिक होती है, तो उन व्यवसाय में आवश्यकता इसकी पड़ती है जहाँ पर व्यापारिक लेन देन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने पढ़ा कि व्यापार बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर चालू अंकेक्षण की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है, उन व्यवसायों में जहाँ खातों की गहन जांच आवश्यक हो। दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि जिन व्यवसायों में व्यापारिक लेन देन की संख्या अधिक होती है तो उनके लिए कौन सा अंकेक्षण आवश्यक होता है। तो आप वहाँ पर दे सकता है कि चालू अंकेक्षण हो सकता है, सामयिक अंकेक्षण हो सकता है। तो आपको चालू अंकेक्षण में टिक करना है, तो आपको ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अन्य व्यवसाय में जहां आंतरिक निरीक्षण प्रणाली न अपनाई जाती हो और यदि हो तो संतोषजनक न हो। देखिए, तो चालू अंकेक्षण है आपका, वहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी जहाँ पर आंतरिक निरीक्षण प्रणाली न अपनाई जाती है, तो यानी कि इंटरनल ऑडिट नहीं है वहाँ पर। तो और अगर हो भी तो वहाँ पर संतोषजनक न हो, तो इसलिए वहाँ पे चालू अंकेक्षण लगा लेते हैं कि भाई चालू अंकेक्षण कराएंगे हम। तो इसका बेनिफिट ये है, देखिए अगर हम संस्था के कर्मचारियों के माध्यम से कराएंगे तो उसकी विश्वसनीयता पर थोड़ा तो सवाल खड़े उठ सकते हैं कि भाई आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की होगी, क्योंकि आप अपने ही संस्था के कर्मचारी या अपने ही किसी मतलब अच्छे या अकाउंटेंसी की जानकारी रखने वाले व्यक्ति से करा रहे हैं। दोस्तों वहाँ पर थोड़ा बहुत उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ खड़े हो सकते हैं, तो वे लोग भी इसको दोस्तों चालू अंकेक्षण करा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं।
उन व्यवसाय में जहाँ पर अंतिम खाते मासिक, त्रैमासिक, छमाही पर तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पॉइंट आपने देख लिया, आसान से है। जहाँ पर विक्रय अधिक मात्रा में होते हैं और बड़े आकार की जो कंपनियाँ होती हैं, तो ये दोस्तों आवश्यकता पढ़ लिया आपने कि चालू शिक्षण का आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो इन संस्थानों को आवश्यकता पड़ सकती है कि जिनका व्यापार बहुत बड़ा हो, जहाँ पर इंटरनल ऑडिट प्रणाली अपनाई ना जाती हो और जिनको अंतिम खाते फाइनेंशियल अकाउंट वर्ष के अंत में प्रकाशित करना अनिवार्य है, तो उनको दोस्तों चालू शिक्षण कराना चाहिए। तो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट देख लेते हैं चालू शिक्षण के। तो इनके बेनिफिट यहाँ पे मैंने पॉइंट में लिखा है, वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेना है दोस्तों। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर देख सकते हैं, या हमारे चैनल यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर भी आपको मिल सकता है। कंसेप्ट किंग के नाम से हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है। तो चलिए बेनिफिट देख लेते हैं क्या है, एडवांटेज। तो खातों की विस्तृत एवं गहन जांच, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये होगा कि खातों की विस्तृत गहन जांच होगी। गहन जांच क्यों होंगे भाई, पूरे वर्ष चलेगा जो अंकेक्षण, और अकाउंट्स भी साथ के साथ मेंटेन हो रहा है। तो बेनिफिट तो एक जो आपके खाते हैं कि पूरे साल भर चेक हो रहे हैं भाई, एक तो खाते पूरे साल भर चेक हो रहे हैं और एक हो रहे हैं कुछ मंथ में। तो बेनिफिट तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, अशुद्ध की जानकारी प्रारंभ में हो जाएगी भाई। जब पूरे वर्ष अकाउंट आपके जांच होंगे तो आपको स्टार्टिंग में पता लग गया, आपने वहीं करेक्ट कर लिए। तो ध्यान रखना है, ये याद कर लो, त्रुटि एवं कपट शीघ्र प्रकट होना, ये आप कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ेगा, अंकेक्षण में सुविधा। जहाँ दोस्तों समझाने की बात होगी मैं आपको वहाँ समझा दूंगा। अगर मैं लाइन टू लाइन दोस्तों आपको पढ़ के यहाँ पर बताऊँगा तो वहाँ वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और आप कहोगे कि सर ये तो समझाने की कोई बात नहीं थी। तो कार्य के छूटने का भय नहीं होगा, अंतरिम लेखों का निर्माण संभव। तो आपने प्रॉफिट देख लिया, बेनिफिट क्या है। तो चालू अंकेक्षण की थोड़ी सी हम हानियाँ को पढ़ लेते हैं कि हानियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। चालू अंकेक्षण की हानियाँ हैं, ये पढ़िए। अंकेक्षित खातों में हेरफेर की संभावना, तो आप ये पढ़ सकते हैं कि भाई इसकी संभावना हो सकती है, स्टार्टिंग में आपने गड़बड़ कर दी उनके साथ सांठ-गांठ करके, तो संभावना दोस्तों बनी रहेगी। कार्य में सुविधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अगर आप अकाउंटेंसी साथ ही साथ कर रहे हैं, जांच आप साथ ही साथ कर रहे हैं, तो उनमें कार्य करने में सुविधा होगी भाई। ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपना कर रहा है। कई बार हितों के टकराव होंगे आपस में, हित एक दूसरे से टकराएंगे। संस्था के कर्मचारी अपना हित ऊपर रखेंगे, जो ऑडिट कर रहे हैं वे अपना हित ऊपर रखेंगे, तो दोस्तों काम करने में तो सुविधा होगी। तो आप ये पढ़ सकते हैं, संस्था में अंकेक्षण के वर्ष पर्यंत बार बार आवागमन से कर्मचारियों को कार्य करने में सुविधा होती है। तो आपको ये पॉइंट पढ़ लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों से सांठ-गांठ। भाई अगर चलो आप पहले पढ़ लेते हैं कि चालू अंकेक्षण में अंकेक्षण का स्टाफ बार बार संस्था में आता है, जिससे संस्था के कर्मचारियों से उनकी मित्रता हो जाती है, अतः संस्था के कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ करके महत्वपूर्ण तत्वों को छुपाने में सहयोग प्रदान करते हैं। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था भाई, आप पूरे वर्ष चला रहे हैं, संस्था के कर्मचारी भी यहीं हैं, ऑडिट करने वाले भी यहीं हैं, आपस में मिलेंगे जुलेंगे, यारी दोस्ती बढ़ेगी, तो क्या होगा, उनके जो रिलेशन है वे फॉर्मल हो जाएंगे, इनफॉर्मल तो हो जाएंगे। तो दोस्तों पूरी संभावना है कि जो ऑडिट करने वाले हैं वे संस्था के दबाव में आके काम करने लगे, या मित्रवत करने लगे, या किसी भय या लालच के आगे झुक जाएं और तथ्य को छुपाएं, और उससे नहीं इनके बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट या लॉस है, जो भी चीज़ है उसको बढ़ाकर या कम करके दिखाएं। तो ये तो संभावना उसको बन सकती है, क्योंकि पूरे वर्ष काम करेंगे तो दोस्ती या ऐसा संबंध वे क्रिएट कर सकते हैं आपस में, जो संस्था के हितों को प्रतिकूल या अनुकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, और उसका वास्तविक स्थिति जो है बैलेंस शीट है वो ठीक ढंग से ना दिख सके। तो दोस्तों ये तो संभावना बनी सकती है भाई। एक व्यक्ति 12 महीने आएगा आपके पास, और सपोज़ करो एक व्यक्ति 2 ही महीने आ रहा है, तो दोस्तों इसके साथ संभावना ज़्यादा है ना कि इसके साथ ज़्यादा आप घुल मिल जाए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, अंकेक्षण की प्रभावहीनता। अंकेक्षक के बार बार आने से कर्मचारियों के बीच में उसका प्रभाव घटने लगता है, कर्मचारी उन्हें अपने मित्र के रूप में समझने लगते हैं, और कभी कभी वे इसका गलत भी लाभ उठा लेते हैं। तो ये तो आपको जो पहला पॉइंट है उससे जुड़ा हुआ है
ये आप सीधी सी बात, अगर आप ये भी देखोगे, आप ज़्यादा किसी घर जाने लगते हो तो क्या होता है कि संबंधों में खटास आने लगती है। एक जॉन एलिया साहब है, उनका एक शेर है कि बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया है क्या। दोस्तों अगर नज़दीकें बढ़ेंगी तो दोस्तों बिछड़ना जल्दी हो जाएगा फिर वो, कि अगर आप बार बार ज़्यादा नज़दीकें बढ़ाएंगे तो उनमें खटास संबंध में जल्दी आ जाते हैं और हो सकता है बेनिफिट भी उठा लें। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये वाला पॉइंट वो होता है कि बार बार आने से प्रभाव तो घटेगा ही उस व्यक्ति का। मैं किसी घर पे अगर बार बार भी जाओगे आप तो वहाँ तो आपकी रेस्पेक्ट में थोड़ी तो कमी आएगी ना। तो ध्यान रखना उसका प्रभाव घट जाएगा, जो प्रभाव उसका होना चाहिए, जो उसका रोब होना चाहिए कि हाँ हम आपके वास्तविक दृष्टि ठीक प्रकट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको मैंने बता ही दिया है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंकेक्षक के कार्य की श्रृंखला टूटने का भय। तो ये आप पढ़ सकते हैं। अत्यधिक खर्चीला, ये तो मोर एक्सपेंसिव तो ही दोस्तों। भाई पूरे वर्ष आपका ऑडिट चलेगा तो उसमें खर्चा तो हो गई, और ये केवल बड़ी जो संस्था है केवल वही इन खर्चों को उठा सकती है। तो आपने पढ़ लिया। और ये बेनिफिट ही उन्हीं संस्थाओं के लिए है जो बड़ी व्यापारिक कंपनियां हों, बड़ी संस्थाएं हैं। छोटी संस्था तो उनको दोस्तों अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अफोर्ड कहाँ से कर पाएंगे, पूरे वर्ष चलेगा उनका खर्चे मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि खर्चे दोस्तों एक ही थोड़ी होते हैं, खर्चे भी तो बहुत होते हैं ना। विद्यार्थी जीवन में भी खर्चे बहुत होते हैं, उन खर्चों को उठाने ही अपने आप में महाभारत होती है। चलिए ये तो मजाक की बात थी, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कार्य का यंत्रवत व स्थिर होना। चालू अंकेक्षण में कार्य यंत्रवत हो जाता है और अंकेक्षण का स्टाफ कम रुचि लेता है, जिससे भाई कार्य की गुणवत्ता पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। कहने का मतलब है कि कार्य यंत्रवत मशीन की तरह काम कर रहे हैं भाई पूरे वर्ष हैं। कर्मचारी सोचेंगे कि भाई आज निकल कर लेंगे, चलो बाद में कर लेंगे, क्या ही हो गया। तो रुचि कम लेंगे क्योंकि पूरे साल करना है कि भाई आज निकल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों प्रभाविता पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इन जो हानि हमने पढ़ी है, तो इनसे बचने के क्या उपाय हैं, तो उपाय हम बता देते हैं आपको। आप पढ़ सकते हैं, ये उपाय लिखे हैं। कर्मचारियों को निर्देश। अंकेक्षक को संस्था के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि वे अंकेक्षण के पश्चात अंकेक्षित हिसाब किताब के अंकों में कोई परिवर्तन न करें। तो कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दोस्तों दिए जाने चाहिए कि भाई एक बार अगर ऑडिट हमने करा लिया तो भाई हिसाब किताब में हेर फेर ना करें, बिल्कुल भी कोई परिवर्तन ना करें। यदि आपने इन लेखा पुस्तकों में कोई हेर फेर किया या कुछ भी चीज़ मतलब चेंज किया है तो भाई ऑडिटर को इसकी सूचना दो, उसे बताओ, ताकि वो रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दें। ये तो आपने पढ़ी है रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे बनती है, आप सबको पता है क्योंकि आप यूजी पीजी के स्टूडेंट रह चुके हो, तो आपको पता है कैसे बनती है ये वाली एंट्रियाँ। फाइनल अकाउंट में कैसे संशोधित करते हैं, इनको एडजस्ट करते हैं। तो ये पढ़ते हैं कि कैसे बचा सकता है। नैतिक परीक्षण में अंकेक्षक स्टाफ को महत्वपूर्ण अंकों पर गुप्त चिन्ह लगा देना चाहिए, जिससे कि अंकेक्षण के उपरांत परिवर्तित किए हुए अंकों का आसानी से पता लग सके। देखो दोस्तों ये वो है, आपने नैतिक परीक्षण इसमें ये आपने पढ़ाई है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। तो अंकेक्षण को क्या चाहिए कि इसको कुछ सीक्रेट चिन्हों का प्रयोग वो करता ही है जब ऑडिट करता है, तो उनको उन पर टिक कर देना चाहिए ताकि उसे पता रहे कि हाँ मैंने ऑडिट कर दिया, इसकी फिगर ये है, और जो संस्था के कर्मचारी उनको हेरफेर ना कर सके। तो ये आप पढ़ सकते हैं वाला। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंकेक्षण पुस्तिका का प्रयोग। अंकों व लेखों में परिवर्तनों का पता लगाने के लिए अंकेक्षण को चाहिए कि अपनी एक नोटबुक बनाए, ऑडिट नोटबुक, और नोट जो महत्वपूर्ण जो वे हैं ना फिगर, उनको नोट कर लें। और अगली बार जब कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो एक बार उनको सूचनाओं से मिला लें, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इनको अपनी डायरी में नोट कर ले। जब अगली बार ऑडिट करेगा तो उनको ध्यान में रखें और देखें कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो ऑडिटर को ये सब करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकेक्षण कार्यक्रम, ये तो पूरे एक सेपरेट टॉपिक हम पढ़ते हैं। अंकेक्षण को अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले दोस्तों क्या छूट गया है यहाँ पे, माफ़ करना, एक कार्यक्रम बना लेना चाहिए। ऐसा करने से कार्य के छूटने का भय नहीं रहता। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ये 6th पॉइंट पढ़ते हैं। चालू अंकेक्षण अपने उद्देश्य में तब अधिक सफलता
तब प्राप्त कर सकता है जब संस्था में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का प्रयोग किया जाता हो। भाई बेनिफिट तभी है ना इसका जब यानी संस्था में इंटरनल ऑडिट भी होता हो। भाई इंटरनल ऑडिट एक बार हो रहा है, फिर हम उसको भी चेक करेंगे और वैसे भी अकाउंट्स को चेक करेंगे, तो बेनिफिट दोस्तों इससे भी मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि इससे नुकसान हो। तो इंटरनल ऑडिट तो प्रत्येक संस्था अपने आप में कराती ही है। और इंटरनल ऑडिट दोस्तों हमें स्वतः अपने आप का भी करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व का भी इंटरनल ऑडिट करना चाहिए, ताकि हमारे व्यक्तित्व में जहाँ जहाँ खामियाँ हैं हमको सुधार कर सकें। संस्था में ही नहीं काम करता दोस्तों, ये हमें अपने पर्सनल जीवन में भी इंटरनल ऑडिट करते रहना चाहिए, जब तो हमारे में सुधार की भी भावना घर करेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अंकेक्षण के एक उपकार्य को एक बार में पूरा करना। तो अंकेक्षक को चाहिए कि वह अंकेक्षण कार्य के प्रत्येक भाग को विभाजित कर ले और अपने सहयोगों में इस प्रकार विभाजित करें कि कोई भी कार्य ना छूटे। तो सिंपल सा है दोस्तों, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत खातों की जांच वर्ष के अंत में। देखिए अकाउंट्स आपने पढ़े हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। इन सारे अकाउंट्स के बारे में हम दोस्तों सेपरेट वीडियो जब अकाउंटेंसी के लाएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे, सब पढ़ेंगे हम, पार्टनरशिप वगैरह जितने भी थ्योरी का एस्पेक्ट्स हैं सभी पहलुओं को हम देखेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों ऑडिटिंग ही रखते हैं, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ। तो पढ़ते हैं आगे। व्यापारिक लेन देनों को व्यक्तिगत खातों में लिखा जाता है, अतः उनका निरंतर अंकेक्षण होना चाहिए। और आप पढ़ सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टाफ में परिवर्तन। भाई जो ऑडिटर होता है उसको क्या करना चाहिए कि अपने स्टाफ में भी परिवर्तन करते रहना चाहिए। भाई कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, भाई ऑडिटर तो ईमानदार है, उसको इस ऑडिटर के साथ जो कर्मचारी हैं वे संस्था के कर्मचारी और स्टाफ के साथ साठ-गांठ कर ले, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो भाई ऑडिटर, एक अच्छे ऑडिटर की विशेषता ये होती है कि उनको है ना बदलता रहे। जैसे गवर्नमेंट करते हैं ना कि ट्रांसफ़र कर देती है ऑफिसरों का, किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि वे स्थानीय सत्ता या किसी भी व्यक्ति के सामने साठ-गांठ करके झुक ना जाए, अपने कर्तव्य से विमुख ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, अंकेक्षण को एक अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक के साथ अंकेक्षण प्रगति सारणी पुस्तक भी बना लेना चाहिए, ये पढ़ सकते हैं। और आकस्मिक निरीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। अंकेक्षण को बिना पूर्व सूचना के नियोक्ता के व्यापारिक कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई जो ऑडिटर है उसको है ना आकस्मिक कभी भी आ सकता है ऑडिट करने, चेक करने, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, तो करते रहना चाहिए। तो ये हुई दोस्तों चालू अंकेक्षण से जो हानि हो रही थी उनसे बचने का उपाय। अब पढ़ते हैं सेकंड ऑडिट। ऑडिट का पहला प्रकार तो आपने पढ़ लिया, तो ऑडिट का सेकंड जो प्रकार है वो है सामयिक अंकेक्षण। इसको पढ़ते हैं। ये देखिए आप, ये ना तो सामयिक वार्षिक चिट्ठा है अंतिम अंकेक्षण, तो इसके नाम है दोस्तों। इसको पढ़ते हैं। सामयिक अंकेक्षण से आशय ऐसे अंकेक्षण से हैं जो वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर जब अंतिम खाते पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं प्रारंभ किया जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि अंकेक्षण कार्य पूरा न हो जाए। सामान्य तौर पर अंकेक्षण का आशय इसी अंकेक्षण से लगाया जाता है जो किस प्रकार का अंकेक्षण वर्ष के अंत में होता है। ये की लाइन है दोस्तों, देखो यहाँ भी एक की पॉइंट था, अंतिम खाते पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं और ये अंत में होता है, इसलिए इसे वार्षिक अंकेक्षण या अंतिम अंकेक्षण भी कहते हैं, इसे चिट्ठा अंकेक्षण भी कहते हैं। जैसे आपने चालू अंकेक्षण को पढ़ा, उसके बहुत सारे नाम थे, तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर जो सामयिक अंकेक्षण है तो उसके ये नाम है वार्षिक। आपको ये नाम याद होने चाहिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, एग्जामिनर कभी पूछ लो आपसे अंतिम, चिट्ठा, चलो अंतिम और अंतिम को तो आपको ध्यान, अंतिम और वार्षिक तो आपको ध्यान रहेगा कि अंतिम में हो रहा है, अंत में हो रहा है। वार्षिक बता लगा सकते हो आप अंदाज़ा कि वर्ष के अंत में। चिट्ठा और सामयिक, तो ये वर्ड आप दोस्तों भूलना मत, सामयिक, चिट्ठा, ये तो 4 नाम याद कर लेना। तो ये अंकेक्षण वह है जो पूरे वर्ष नहीं चलेगा, ये वर्ष के अंत में जब आपने फाइनल अकाउंट पूर्ण रूप से बना लिए, जब कंप्लीट हो गए तो उसके बाद ऑडिट करेंगे, लास्ट में ऑडिट करेंगे, तो इसलिए इसको वार्षिक अंकेक्षण भी बोलते हैं।
तो आपसे पूछ लिया एग्जामिनर कि सामयिक अंकेक्षण इनमें से कौन सा होता है, तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि वर्ष के अंत में किया जाने वाला अंकेक्षण कौन सा होता है, तो ऑप्शन दे सकता है चालू, सामयिक, कौन सा। तो सामयिक पर आपको टिक करना है। तो सामयिक अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जो वर्ष के अंत में किया जाता है, और जनरली हम इसी ऑडिट को प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपने देख लिया। चलिए अब आपको देखो एक यहाँ पे शब्द समझाने का है। इसे चिट्ठा अंकेक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इसे चिट्ठा बनने के बाद प्रारंभ किया था, चिट्ठा बैलेंस शीट। लेकिन अमेरिका में क्या होता है दोस्तों, अमेरिका में चिट्ठा अंकेक्षण का अर्थ केवल चिट्ठे के अंकेक्षण से लिया जाता है। देखो अमेरिका में क्या है कि केवल अगर बैलेंस शीट को आपने ऑडिट कर दिया तो फाइनल ऑडिट हमारा हो गया। तो वहाँ ध्यान रखना है, अमेरिका वाला हम यहाँ कंसेप्ट लेकर नहीं चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह अंकेक्षण वर्ष में केवल एक बार किया जाएगा। व्यवहार में इस अंकेक्षण का प्रयोग सबसे अधिक होता है, ये ना, और छोटे संस्थाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ऑडिट है दोस्तों ये, पहला भी चालू वाला और ये वाला भी सामयिक। तो चालू अंकेक्षण बड़े व्यापारियों के लिए ठीक है, और जो सामयिक अंकेक्षण है जो छोटे व्यापारी हैं या जनरली इसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि सब अफोर्ड वो नहीं कर पाएंगे ना चालू वाला, उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, पूरे वर्ष चलेगा। तो दोस्तों उसका अलग प्रॉफिट और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं और उसके अलग हैं। तो आपको ध्यान रखना है सामयिक का होता है वर्ष के अंत में किया जाएगा। यहाँ पे आप इसको डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, मैंने डाल रखे डेफिनेशन। चलिए इसका क्षेत्र कौन सा पढ़ सकते हैं सामयिक अंकेक्षण के। तो छोटा जहाँ पे व्यापार हो रहा है या कम सौदे हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन कम है जहाँ पर, यदि व्यापार का काफ़ी छोटा हो और लेन देन भी कम हो, तो वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वहाँ तो ये लोग कराएंगे ही। जहाँ पर अंतिम खातों की तुरंत आवश्यकता ना हो, जो पहले वाले में हम पढ़ रहे थे वहाँ पर क्या था, चालू अंकेक्षण की आवश्यकता क्या थी, जब जिन्हें फाइनल अकाउंट एकदम प्रकाशित करने हो। तो छोटे व्यापारियों को कहाँ दोस्तों फाइनल अकाउंट अपने प्रकाशित करने हैं, तो पढ़ सकते हैं आपको कि वर्ष के अंत में तुरंत फाइनल अकाउंट की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ ज़रूरत है इसको। सुदृढ़ आंतरिक निरीक्षण प्रणाली होना, यदि संस्था ने समुचित इंटरनल ऑडिट प्रणाली अपना रखी है तो चालू वर्ष के मध्य में अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गहन जांच की आवश्यकता न होना, एकाकी व्यापारी अथवा साझेदारी फर्म में जहां मालिकों का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है, हिसाब किताब की अधिक जांच कर सकता नहीं होती, वहाँ अच्छा है भाई। छोटा व्यापार है, मालिक का छोटे व्यापार पर तो पूर्ण कंट्रोल होता है ना, तो इंटरनल ऑडिट वो खुद एक मतलब मजबूत तरीके से दोस्तों करता है। तो वहाँ ठीक है, हाँ सामयिक अंकेक्षण करा लेंगे वर्ष के अंत में एक बार, समस्या थोड़ी सी हमारी ख़त्म ही हो जाएगी कि हमने इंटरनल ऑडिट भी अपने अपना लिया, इंटरनल इंस्पेक्शन भी कर लिया और हमने ऑडिट भी करा लिया। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला देखते हैं। अंतिम खातों की आवश्यकता नहीं होना, जिस संस्था में अंतरिम लाभांश वितरित करना या अन्य किसी कारण से वर्ष के मध्य में अंतरिम खाते की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ आ सकता है। तो आपने पॉइंट ये वाला पढ़ ही लिया है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या क्या बेनिफिट है, एडवांटेज देख लेते हैं। तो ये दो अंक ऑडिट के जो प्रकार है बहुत इंपॉर्टेंट है, चालू वाला और ये सामयिक। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से पढ़ें, बाकी तो छोटे छोटे से प्रकार हैं, टाइप है। क्या बेनिफिट है, सुविधाजनक है। एक इसके अंदर क्या होगा, अंकेक्षण को बार बार आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ पर बार बार आने की आवश्यकता पड़ रही थी चालू वाले में। दूसरे कर्मचारी को भी बार बार परेशान नहीं होना पड़ता, भाई आपसी सामंजस्य है, भाई एक बार आएंगे अपने काम करेंगे चले जाएंगे। तो दोनों के लिए सुविधाजनक है, ये आपने देख ही लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंकेक्षण में सततता, कंटिन्यूटी इन ऑडिट। इसके अंतर्गत अंकेक्षण का कार्य एक बार प्रारंभ हो जाने के बाद लगातार चलता रहता है और यह तब तक चलता रहता है जब तक समाप्त नहीं हो जाए, अतः किसी तथ्य के छूट जाने का भय समाप्त हो जाता है। तो आपने ये पढ़ सकते हैं आसानी से, मतलब कोई बात नहीं है। कार्य में बाधा न होना, ये भी बहुत आसान सा, भाई कार्य में बाधा क्यों होगा, एक बार आएंगे केवल वर्ष के अंत में। कर्मचारियों ने पूरे वर्ष भर काम करा, ऑडिट संस्था के जो कर्मचारी हैं उन्होंने तो पूरे वर्ष काम करा, तो पूरे वर्ष कहाँ उन्होंने परेशान करा ऑडिट करने वालों ने, तो वर्ष के अंत में आए, अपना काम किया, अपनी ऑडिट रिपोर्ट सौंपी मालिक को और समस्या ख़त्म कर दी। तो यह पढ़ सकते, किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती चालू अंकेक्षण में, अंकेक्षक के समय पर आने से कर्मचारियों के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और मित व्ययता है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटे कर्मचारियों के लिए दोस्तों। मित वैदा है, इकोनॉमिकली मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है। सामयिक अंकेक्षण तुलनात्मक रूप से मितव्ययी होता है क्योंकि इसके अंतर्गत अंकेक्षक को वर्ष में एक ही बार में समस्त लेखा पुस्तकों की जांच कर ली जाती है, जिससे अंकेक्षण के कार्य में उसको समय और श्रम की बचत होती है। भाई ऑडिटर को समय के भी टाइम, समय भी बच गया, उसका श्रम भी बच गया। और मालिक के लिहाज से देखा जाए तो रेमुनरेशन, पारिश्रमिक भी कम होता है क्योंकि वर्ष में एक बार कराया जाएगा, अंत में कराया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। अंक परिवर्तन की संभावना नहीं। तो पढ़ते हैं, सामयिक अंकेक्षण में लेखा पुस्तकों में अंक परिवर्तन की संभावना नहीं होती क्योंकि सामयिक अंकेक्षण अंतिम खाते तैयार कर लेने के पश्चात ही किया जाता है तथा अंकेक्षण कार्य समाप्त होने तक पुस्तक के अंकेक्षक के अधिकार में रहती है। तो दोस्तों अंक परिवर्तन जो उसमें खातों में हेरा फेरी है वो समस्या वो समाप्त हो जाएगी क्योंकि फाइनल अकाउंट एक बार बन गई, उसके बाद ऑडिट किया जाएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक खाते चेक किए जाएंगे। जब आपके पुस्तकें चेक कर ली तो सारी रिपोर्ट ही ऑडिटर के पास है। तो इसमें मुश्किल है संभावना दोस्तों, मुश्किल तो दोस्तों चालू वाले में भी है और यहाँ पर भी है क्योंकि ऑडिटर दोस्तों अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं। कुछ ही ऑडिटर होते हैं जो संस्था के दबाव में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, घुटने टेक देते हैं अपने लालच के सामने, भय के सामने। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, कार्य का समय पर पूर्ण होना। सामयिक अंकेक्षण में अंकेक्षण का समस्त कार्य पूर्व निर्धारित योजना के आधार पर किया जाता है जिससे अंकेक्षण का कार्य समाप्त हो जाता है टाइम पर और रिपोर्ट भी अपनी ठीक टाइम पर दे देता है। तो ये अच्छा पॉइंट है। समय की बचत, ये पढ़ सकते हैं, तो आसानी है फिर भी मैं बता देता हूँ। वार्षिक अंकेक्षण में अंकेक्षण को संस्था में बार बार तथा वर्ष पर्यंत आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार विभिन्न तथ्यों को स्पष्टीकरण हेतु कर्मचारियों को बार बार अंकेक्षण के पास जाना नहीं पड़ता। दोनों के समय की टाइम की बचत हो रही है और कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए आपने पढ़ लिया। छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त है, ये आपने पॉइंट देख ही लिया है। इसमें दोस्तों कोई समझाने वाला बात नहीं है कि छोटे व्यापारियों के लिए ठीक है क्योंकि खर्चे दोस्तों कम है, इसमें इतना एक्सपेंसेस आपके नहीं होंगे। तो क्या हानियाँ हैं? हानि का है भाई, चालू अंकेक्षण में गहन जांच हो रही थी, यहाँ पे गहन जांच का अभाव है क्योंकि पूरे साल अंकेक्षण नहीं हो रहा है। तो चालू अंकेक्षण की बात ही, सामयिक अंकेक्षण में हिसाब किताब की सूक्ष्म जांच नहीं हो पाती। माइक्रो जो इंस्पेक्शन है वो नहीं हो पाता दोस्तों यहाँ पे क्योंकि अंकेक्षण कार्य के लिए पर्याप्त समय है। तो आपने ये देख लिया, चालू अंकेक्षण के पास पर्याप्त समय है, वहाँ पर तो जांच सूक्ष्म तरीके से बिल्कुल गहन जांच होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर समय का अभाव है। तो यहाँ पर ये तो उसकी हानि है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नैतिक प्रभाव में कमी। संस्था के कर्मचारियों के मन में अंकेक्षण के कारण कोई नैतिक प्रभाव नहीं रहता। उन्हें पता होता है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों की जांच व्यापारिक वर्ष समाप्त होने के बाद भी काफ़ी बाद में हो गया, अतः वे लापरवाह हो जाते हैं। भाई ये पढ़िए आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संस्था के कर्मचारियों के मन में अंकेक्षण के कारण कोई नैतिक प्रभाव नहीं रहता। उन्हें पता होता है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों की जांच व्यापारिक वर्ष समाप्त होने के बाद भी काफ़ी बाद में होगी, वे लापरवाह हो जाते हैं। तो ये तो दोस्तों इफेक्ट पड़ता ही है इसका। अशुद्धियों एवं छल कपटों की देरी से जानकारी, मैं देरी से जानकारी मिलेगी, वर्ष के अंत में पता लगेगा, तो ये पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे कर्मचारी जब तक संस्था छोड़ के चला जाएंगे जिन पे गबन के आरोप है, फ्रॉड के आरोप है, जिन्होंने फ्रॉड किया है। तो ये तो दोस्तों समस्या इनके साथ है। भाई हर किसी चीज़ के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। वो तो संस्था और ओनर को अपने हितों को ध्यान में रखते ही उस प्रणाली को अपनाना चाहिए। तो आपने ये पॉइंट आपने देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं, समय समय पर सलाह का अभाव। चालू अंकेक्षण में तो अंकेक्षक समय समय पर संस्था में लेखों की जांच के लिए प्रस्तुत होता है और मूल्यवान सुझाव अपने नियोक्ता को देता रहता है, ठीक है, जिससे त्रुटि व कपट काफ़ी सीमा तक कम हो जाते हैं। किंतु सामयिक अंकेक्षण में अंकेक्षण के वर्ष के अंत में आने से महत्वपूर्ण सलाह मिलने में बहुत देर हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति 12 महीने तक आपके साथ है और बिल्कुल एकदम आपकी जो खाते की जांच करेगा वो आपको बताएगा कि आपको अकाउंट्स ऐसे मेंटेन करने हैं क्योंकि वर्ष भर आपके साथ है
और एक व्यक्ति आएगा वर्ष के अंत में, तो आपको दोस्तों सलाह कहाँ दे पाएगा? वो तो सलाह फिर नेक्स्ट ईयर के लिए दे के जाएगा ना, कि आपको अगले साल ऐसे अकाउंट मेंटेन करना है, आपने यहाँ गड़बड़ कर रखा है, आपने ये कर रखा है। जो चालू वाला वो साथ के साथ आपको सलाह देगा, गाइड करेगा, आपको एडवाइस देगा आपको। तो ये तो दोस्तों उसकी हानि है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अंतिम खातों के प्रकाशन में विलंब। तो सामयिक अंकेक्षण वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात प्रारंभ होता है तथा अंकेक्षण कार्य पूरा होने में भी काफ़ी समय लग जाता है, और अंतिम खाते बाद में प्रकाशित होंगे। तो ये तो है ही, चालू अंकेक्षण में तो अंतिम खाते तुरंत प्रकाशित करने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बाद में होंगे, जब सारा अंकेक्षण आपका हो जाएगा तब प्रकाशित करेंगे। तो ये तो दोस्तों उसके साथ समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट, बड़े आकार के व्यापारों के लिए अनुपयुक्त। तो जो बड़े व्यापारी हैं तो उनके लिए तो दोस्तों ये ठीक नहीं है, उनके लिए तो आपका चालू अंकेक्षण ही ज़्यादा बेनिफिट है, तो वही लोग कराते हैं उनको। अंकेक्षण रिपोर्ट में देरी, ये पॉइंट आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। फिर भी अब मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, कुछ समझाने का होगा तो मैं बता दूँ आपको। रिपोर्ट में देरी तो आपने पढ़ ही ली है, मैं लास्ट में करेंगे, रिपोर्ट लेट मिलेगी। चूँकि सामयिक अंकेक्षण का कार्य अंतिम खाते पूर्ण होने के पश्चात प्रारंभ होता है तथा लेखा पुस्तकों की जांच करने में भी कुछ समय लगता है। नॉर्मल बातें वाली, अतः सामयिक अंकेक्षण की रिपोर्ट देर से मिलती है, अतः कंपनियों में सदस्यों के वार्षिक साधारण सभा बुलाने में देर हो जाती है, जिससे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी देर हो जाती है। और ये तो दोस्तों है, यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हर चीज़ के साथ समस्या है ही। सावधानी व योजनाबद्ध तरीके से किए गए, ये इंपॉर्टेंट है। योजनाबद्ध तरीके से किए गए छल कपटों का पता लगाना संभव। भाई वर्ष के अंत में करा रहा है, जो ओनर ने संस्था के कर्मचारियों के साथ मिलकर जो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से छल कपट फ्रॉड किया है, तो उसका पता लगाना तो दोस्तों मुश्किल है। उसने जो प्रीलिमिनरी बुक कीपिंग है या प्रारंभिक जो पुस्तक है, वहीं पर उन्होंने जानबूझकर गड़बड़ करके कोई व्यवहारिक ट्रांजैक्शन जो सेल्स है वहीं उन्होंने कमियाँ ज़्यादा दिखा रखी है। तो दोस्तों कैसे काम चलेगा, कैसे पता लगेगा उनका? तो ये तो नुकसान है, ये तो नुकसान मानना ही पड़ेगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट थे, आपको ये दो तो आपको याद होने चाहिए दोस्तों। तो चालू वाला आपको पता होना चाहिए, और ये सामयिक वाला। आप इस PDF को अच्छे से एक दो बार पढ़ना, और पढ़ के है ना आपको बिल्कुल कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो सेकंड चैप्टर भी आपको दोस्तों आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, तीसरा टाइप। तो तीसरे वाला है ये, दो तो आपने पढ़ लिया, तीसरा है ये वैधानिक अंकेक्षण। इसको दोस्तों कंपलसरी ऑडिटिंग भी बोलते हैं, ऑडिट भी बोलते हैं, अनिवार्य अंकेक्षण भी बोलते हैं। तो पढ़ते हैं। जब किसी संस्था के हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्यता किसी विधान के अंतर्गत कराया जाता है, उसे वैधानिक या अनिवार्य अंकेक्षण कहते हैं। इस प्रकार के अंकेक्षण में अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र, अंकेक्षक की योग्यता व योग्यता, अंकेक्षण के अधिकार एवं करते हैं। की पॉइंट पर हेड वो कर रहा हूँ मैं, विधान द्वारा निश्चित किए जाते हैं। नियोक्ता अथवा अंकेक्षण दोनों में से किसी को भी अधिकार नहीं है कि वे विधान द्वारा निर्धारित अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र में कमी कर दे। यदि विधान द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र से अधिक विस्तृत जांच आवश्यक है तो अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है। तो ये देखें, आपने की पॉइंट यहाँ पे मैंने कर ही दिया था, देखें आप नहीं, यहाँ देखते हैं, एक मिनट। देखिए की पॉइंट वैधानिक और ये अनिवार्य। तो आपने पढ़ा है कि जब कोई संस्था किसी विधान या किसी भी कानून के तहत अनिवार्य कर दिया जाए उसको ऑडिट कराना, तो दोस्तों उसको वैधानिक अनिवार्य अंकेक्षण बोलते हैं। ऑडिटर की क्या योग्यता होगी, क्या अयोग्यता होगी, या कौन कर सकता है, वे किसी एक्ट के तहत निर्धारित कर सकते हैं। उसके क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, जो किसी भी देश में जो कानून है उन कानूनों के तहत निर्धारित किए जाएंगे। तो उसके तहत अगर किसी भी एक्ट के तहत वो अंकेक्षण कराया जा रहा है तो दोस्तों उसको वैधानिक या अनिवार्य अंकेक्षण बोलते हैं। संस्था का उस पर बस नहीं होता है, उसको तो गवर्नमेंट या कोई सरकारी बॉडी ही दोस्तों अलॉट करती है। तो ये आप पढ़ लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाला वैधानिक। वैधानिक को आप हाईलाइट कर लेना, ये वाला इसको ध्यान में रखना। वैधानिक, स्टैट्यूटरी या कंपलसरी, जो किसी विधान के अंतर्गत कराना अनिवार्य हो तो उसको दोस्तों वैधानिक, विधान ध्यान रखना, विधान का मतलब कानून, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ये देखिए आप, ये आपने पढ़ लिया था। तो भारतवर्ष में निम्नलिखित संस्था को कानूनन अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। देखिए किन्हें किन्हें कानूनन अंकेक्षण कराना अनिवार्य है भाई, जो बड़ी वे हैं, इफेक्ट जिनका समाज में ज़्यादा पड़ता है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों को, जो कंपनी एक्ट्स हैं उनके तहत जो कंपनी स्थापित की गई है उनको। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत बैंकों को, ये ध्यान रखना, इनको वैधानिक अंकेक्षण कराना चाहिए। बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार बीमा कंपनियों को, और सहकारी समिति अधिनियम 1922 के अनुसार सहकारी समितियों को। तो दोस्तों इनको कानूनन या वैधानिक अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। तो ये पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है कि किनको वैधानिक या अनिवार्य अंकेक्षण कराना चाहिए। तो दोस्तों ये 5-6 पॉइंट आप याद रखना। ये आप ये बिजली वाला भी याद रखना, बिजली कंपनियां या ट्रस्ट का अंकेक्षण। तो आप दोस्तों ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है कि बीमा अधिनियम या बीमा कंपनियों को या बैंकों को किस प्रकार का अंकेक्षण कराया जाता है, वैधानिक, चालू, सामयिक। तो दोस्तों उसमें टिक मारना है वैधानिक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रोकड़ अंकेक्षण। जब कोई संस्था किसी निश्चित अवधि के लिए रोकड़ के लेन देन की जांच करने के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति करती है तो उसे रोकड़ अंकेक्षण के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक प्रमाणों की सहायता से अंकेक्षण के द्वारा आय व्यय के नकदी लेन देनों का अंकेक्षण किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, रोकड़ नाम से पता लग रहा है आपको यहाँ पे स्पष्ट है कि यह अंकेक्षण रोकड़ बही तक ही सीमित होता है। तो रोकड़ अंकेक्षण केवल दोस्तों कैश की ऑडिट करेगा, वो केवल नगद जो कैश बुक है उसको ही ऑडिट करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोकड़ अंकेक्षण केवल उसी का किया जाता है जो केवल कैश बुक की जांच करता है। और किसी भी निश्चित अवधि में वो कोई भी संस्था जांच करा सकती है और बता सकती है कि कहाँ से खर्च हो रहा है, कहाँ से उसको कितने पैसे मिले हैं, कहाँ कितने गए हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सरकारी अंकेक्षण, ये छोटे छोटे टॉपिक है, बाकी तो 3-4 बड़े थे स्टार्टिंग में जो आपने देखे, चालू, सामयिक और वैधानिक, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं PDF में। और इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात अगर आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि कहाँ कहाँ दिक्कत है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा या आपको कमेंट सेक्शन में ही वहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वहाँ नहीं समझा पाया तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं डिस्कस कर लूँगा। तो पढ़ते हैं ये वाला सरकारी अंकेक्षण। ये दोस्तों हम अंकेक्षण का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो उसमें नेक्स्ट वर्गीकरण में सरकारी अंकेक्षण एक टाइप है, एक प्रकार है ये भी। तो पढ़ते हैं। सरकारी विभागों के हिसाब किताब की जाँच करना सरकारी अंकेक्षण कहलाता है। उनमें कितना आसान सा है लिखा है, सरकारी विभागों जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी लेखा पुस्तकों की जांच करना सरकारी अंकेक्षण कहलाता है। इस कार्य के लिए जिन अंकेक्षकों की नियुक्ति की जाती है उनके अधिकार एवं कर्तव्य सरकारी नियमों के अनुसार ही होते हैं। केंद्र सरकार के विभागों के वित्तीय खातों के अंकेक्षण के लिए अलग विभाग होता है, जिसका सबसे अधिक बड़ा अधिकारी कैग, आपने नाम सुना कैग का, CAG कैग। इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको बोलते हैं। 148 है जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 148 जो आपका अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसके तहत कैग का वर्णन है। हम पढ़ेंगे पॉलिटी जब हम दोस्तों पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊँगा कैग के बारे में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंतरिम या मध्य अंकेक्षण, इंटरिम, मध्य, ये तो नाम से पता लग रहा है कि मध्य। वित्तीय वर्ष के बीच में किसी विशेष उद्देश्य से लेखा पुस्तकों को किया जाने वाला अंकेक्षण अंतरिम या मध्यम अंकेक्षण कहलाता है। तो वर्ष के बीच में कभी भी करा सकते हैं। तो ये आपने देख लिया। आकस्मिक अंकेक्षण, ये पढ़ते हैं। आकस्मिक अंकेक्षण नाम से आपको देख लो पता लग रहा है कैजुअल, आकस्मिक अंकेक्षण से अभिप्राय ऐसे अंकेक्षण से है जो विशिष्ट उद्देश्य से विशेष समय पर कराया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि आकस्मिक अंकेक्षण का मतलब क्या है कि विशिष्ट उद्देश्य से विशेष समय पर कराया जाता है। जैसे साझेदारी संस्था में नए साझेदार के प्रवेश होने पर, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, तो आकस्मिक है भाई, कुछ ऐसी दुर्घटना या इंसिडेंट हो गया हमारे व्यापार में तो आपने तुरंत कराना पड़ रहा है भाई। पार्टनरशिप जब हम पढ़ते हैं, नया साझेदार गया, रिटायरमेंट ली उसने, अवकाश हुआ, मृत्यु, कुछ भी हुआ तो तब करा लिया हमने।
जब नए साझेदार प्रवेश, जब नया साझेदार आएगा उसमें तो कहा भाई दोबारा ऑडिट कराओ, तो भी तो पता लगेगा कि व्यापार में क्या प्रॉफिट क्या लॉस है, मुझे दिखाओ तो तभी तो मैं आप कैपिटल लेकर आऊँगा व्यापार में। मैंने तो मैं कैपिटल क्यों लेकर आऊँगा, पता लग रहा आप पे तो कर्जा इतना है, पार्टनर बना मैं, तुमने कर्जा उतारने में लगा दिया मुझे। तो यार ये तो आपको कराना पड़ेगा कैजुअल ऑडिट। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लेना। तो ये 3 बचे, इनको भी पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों चिट्ठांकेक्षण, बैलेंस शीट ऑडिट। चिट्ठांकेक्षण से चिट्ठे के विभिन्न मदों के अंकेक्षण से है। चिट्ठे की संपत्ति एवं दोनों पक्षों के विभिन्न मदों के अंकेक्षण ही चिट्ठांकेक्षण कहलाता है। बहुत आसान सा है, बैलेंस शीट का ही ऑडिट करना बैलेंस शीट ऑडिट कहलाता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज पढ़ते हैं, एसेट्स पढ़ते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अंदर जितने भी टर्म्स लिखी हुई है उनका अंकेक्षण कराएंगे। गहन लेवल पर तो बैलेंस शीट ऑडिट हो गया, इसमें केवल उसी को सम्मिलित करेंगे। तो आप ये पढ़ सकते हैं। परमाप अंकेक्षण को देखते हैं। परमाप अंकेक्षण का आशय उस अंकेक्षण से है जिसमें कुछ विशेष मदों की पूर्ण जांच की जाती है तथा शेष मदों की जांच सरसरी निगाह से की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, परमाप अंकेक्षण में क्या होगा कि कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को लेंगे या स्पेसिफिक आइटम्स को लेंगे, उनकी गहन जांच करेंगे और शेष मदों को भाई टेस्ट करेंगे, केवल सरसरी निगाह से ऊपर ऊपर से देख लेंगे, ख़त्म करो कहानी। केवल स्पेसिफिक आइटम लेंगे जहाँ जहाँ में डाउट है वहाँ देखेंगे कि वहाँ गलत तो कुछ गड़बड़ नहीं की गई है। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट पढ़ते हैं ये दोस्तों लास्ट अंकेक्षण वर्गीकरण में इंटरनल ऑडिट। बार बार ये इसमें आ रहा था इंटरनल ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिट क्या है, तो आप पढ़ लेते हैं। यदि नियोक्ता अपने हिसाब किताब की जांच अपने वेतनभोगी नियमित कर्मचारी द्वारा कराया जाता है तो उसे आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल मतलब आंतरिक, आंतरिक का मतलब जब जो ओनर होता है कि अपने कर्मचारियों से ही अपना इंटरनल ऑडिट करा लेता है तो उसको इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। ऐसी जांच करने वाले व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक योग्यता प्राप्त होना आवश्यक नहीं है। अंतरिम अंकेक्षण तथा आंतरिक अंकेक्षण में अंतर वित्तीय वर्ष के बीच में किसी विशेष उद्देश्य से संस्था की लेखा पुस्तकों का बाहरी व्यक्तियों से कराया जाने वाला अंकेक्षण अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है, जबकि नियोक्ता द्वारा अपने ही कर्मचारियों से कराया जाने वाला आंतरिक कहलाता है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है भाई। आंतरिक में क्या होगा, संस्था के जो कर्मचारी हैं ओनर केवल उन्हीं से ही ऑडिट करा रहे हैं, लेकिन अंतरिम में अंतर है। अंतरिम तो दोस्तों बाहर का कोई व्यक्ति है वो कर रहा है, ध्यान रखना है। यहाँ तो ये आंतरिक लिखा है, एक आंतरिक होता है और एक होता है अंतरिम। आंतरिक में जो ओनर है वो संस्था का जो उस कर्मचारी है वे करेंगे लोग, और अंतरिम में दोस्तों बाहर का कोई व्यक्ति लेखा पुस्तक की जांच करेगा। तो ध्यान रखना है आंतरिक और अंतरिम में डिफरेंस पूछ सकता है क्वेश्चन में कि आंतरिक और अंतरिम में क्या अंतर है। स्टेटमेंट ऐसा क्या है कि आंतरिक अंकेक्षण बाहरी व्यक्ति द्वारा कराया जा सकता है, अंतरिम अंकेक्षण आंतरिक व्यक्ति द्वारा कराया जा सकता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। आंतरिक जो संस्था के कर्मचारी है वे करेंगे और अंतरिम में जो बाहरी व्यक्ति हैं वे ऑडिट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये पॉइंट आपने पढ़ ही लिया है। और आज इस वीडियो में दोस्तों हमने सेकंड चैप्टर को ठीक से डिस्कस किया है। कहीं आपको इसमें कहीं दिक्कत लगे या कुछ भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में जाके दोस्तों बताना। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही इस चैप्टर से जो जितने भी MCQ बनेंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद जो वीडियो आएगी फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे अंकेक्षण प्रक्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली, ये 5वां चैप्टर है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 14 चैप्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन 14 चैप्टर पे हम 14 वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और 14 ही दोस्तों हम इनके MCQ सोल्व करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।